स्टूडेंट्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 126 में ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि प्रत्याभूति या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, प्रत्याभूति के अनुबंध ऐसे अनुबंध होते हैं जिसमें कि एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार का किसी तृतीय पक्षकार के प्रॉमिस के फुलफिलमेंट में, वादा पूरा करने में कोई दोष करता है तो उसका वो पक्षकार, पहला पक्षकार दूसरे पक्षकार को वचन देता है कि वो वादा पूरा करेगा और वादा पूरा नहीं करता है तो इस स्थिति में उसको वादा पूरा करना पड़ता है। तो इस तरह के जो अनुबंध होते हैं वो प्रत्याभूति अनुबंध होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बैंक से लोन लेने का है, ए व्यक्ति ने बी बैंक से लोन लिया और सी व्यक्ति ने उसकी गारंटी दी। तो ए बोरोवर कहलाएगा जिसने लोन लिया है, बी लेंडर कहलाएगा जिसने कि लोन दिया है, और सी गारंटर कहलाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए जिसने लोन लिया है अगर बी बैंक का पैसा भुगतान समय पर नहीं करता है तो सी इस बात की गारंटी देता है कि इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट बाय द ए, सी विल रीपे ऑल द ड्यूज टू द बैंक। तो सी उस बैंक को सारे ड्यूज का भुगतान करेगा। तो यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। यानी ए के द्वारा बी के प्रति अगर कोई वचन पूरा नहीं किया जाता है तो उस वचन के पूरा नहीं करने की गारंटी सी देता है। और वचन पूरा नहीं करने की स्थिति में ही सी की जिम्मेदारी उत्पन्न होगी, सामान्य परिस्थितियों में सी की जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं होगी। तो यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाता है। तो सेक्शन 126 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। यानी उसके डिफॉल्ट होने की स्थिति में ही उसको वचन पूरा करना पड़ता है। सामान्य केस में ए को बी बैंक को लोन चुकाना पड़ेगा और उसके लिए वो जिम्मेदार है। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टी होती है। एक तो श्योरिटी या गारंटर जो गारंटी देता है कि ये अपने वचन को पूरा करेगा। दूसरा मुख्य ऋणी, प्रिंसिपल डेब्टर, जिसने लोन लिया है, जिसने बोरा किया है पैसा या किसी से कुछ प्राप्त किया है। और तीसरा है क्रेडिटर, यानी जिसकी गारंटी दी है, प्रिंसिपल डेटर जिसने लोन दिया है और प्रिंसिपल क्रेडिटर जिसने लोन लिया है। तो यानी सामान्य शब्दों में भी कह सकते हैं कि तीन पार्टी होती है, एक तो बोरोवर, दूसरा लेंडर या लोनर और तीसरा गारंटर। इसलिए प्रत्याभूति के अनुबंध त्रिपक्षीय अनुबंध होते हैं, ट्राइपार्टेट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इसमें तीन पक्षकार होते हैं और यह एक महत्वपूर्ण अनुबंध है जो अनुबंध अधिनियम के अंदर डिस्कस किया जाता है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं में डिस्कस करना चाहूंगा कि एक तो एक त्रिपक्षीय संबंध अनुबंध होता है। इसमें अनुबंध में तीन पक्षकार होते हैं, उसमें ऋणी और ऋणदाता होता है, ऋणदाता और गारंटर होता है, तथा एक गर्भित अनुबंध गारंटर और ऋणी के बीच में भी होता है। गारंटर और ऋणी के बीच में भी होता है, अनुबंध होता है। अगर गारंटर ने उसका पेमेंट ऋणी का उसको भुगतान करना पड़ा, डिफॉल्ट कर दिया लोनी ने और गारंटर को पेमेंट करना पड़ा, तो बाद में गारंटर को पावर्स होती है कि वो लोनी से जिसने लोन लिया है उससे पैसा वसूल लगे। तो त्रिपार्टेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तीन पक्षकारों का अनुबंध होता है। और इस एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अनुबंध करने की क्षमता भी होनी चाहिए। पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता का होना आवश्यक है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर किसी पक्षकार में अनुबंध करने की क्षमता नहीं है तो उसको पहले डिस्क्लोज कर दिया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल, एक माइनर है और माइनर ने लोन लिया, माइनर के लोन के लिए गारंटी दी जा सकती है, लेकिन यह बात सबको पता होना चाहिए, गारंटर को पता होना चाहिए और जो लोन दे रहा है, डेटर है, उसको भी पता होना चाहिए कि वो माइनर व्यक्ति है और उसको लोन दिया जा रहा है। फिर महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों पक्षकारों की सहमति होती है। त्रिपक्षीय अनुबंध होता है तो तीनों पक्षकार इस बात पर सहमति होती है कि ए व्यक्ति लोन ले रहा है, बी बैंक से ले रहा है और सी गारंटी दे रहा है। सारी बातें क्लियर होती है, उनमें किसी तरह का दबाव या धमकी नहीं होती। सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दबाव, धमकी या उत्पीड़न या अनुचित प्रभाव या मिस्टेक का स्थान नहीं होना चाहिए। और जो गारंटी दी जाती है वो प्रिंसिपल जो
जो ऋणी है, प्रिंसिपल जो क्रेडिटर है जिसने पैसा लिए है, उसकी रिक्वेस्ट पर दी जाती है, प्रिंसिपल डेटर की रिक्वेस्ट पर गारंटी दी जाती है। और वो गारंटी में क्योंकि ऋणदाता इस बात पर सहमत होता है कि उसको उसके सेटिस्फेक्शन से कोई गारंटर मिलेगा तभी वो ऋण देगा, इसलिए इसमें ऋणदाता की सहमति से ही गारंटी ली जाती है और ऋणी उस गारंटी को परफॉर्म करने के लिए पूरा वचन देता है। फिर है ऋण का दायित्व, डेब्ट और लायबिलिटी। गारंटी तृतीय पक्षकार के डिफॉल्ट होने की स्थिति में ही गारंटर की जिम्मेदारी होती है। यह महत्वपूर्ण बात देने की जरूरत है। अगर ए ने बी बैंक से लोन लिया है, अगर वो सामान्य नॉर्मल तरीके से लोन का रिपेमेंट कर देता है तो गारंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, गारंटर का कोई दायित्व पैदा नहीं होता है। अगर ए उस लोन प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम पर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में ही श्योरिटी की या गारंटर की जिम्मेदारी होगी और इसी स्थिति में उसको दायित्व को परफॉर्म करना पड़ेगा। फिर है प्रतिफल। इसमें आप देखेंगे कि प्रतिफल क्या होता है। तो ए जो लोन ले रहा है बी बैंक से, उसके लिए लोन प्रतिफल है। बी जो ए को लोन दे रहा है उसके लिए इंटरेस्ट प्रतिफल है। और ए की सी गारंटी दे रहा है तो सी ये लिखता है कि ए को जो लोन दिया जा रहा है वो मेरा पर्याप्त प्रतिफल है। इसलिए बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गारंटर और प्रिंसिपल डेब्टर्स में अंतर नहीं मानती है, प्रिंसिपल क्रेडिटर में जो लोन लेने वाला है उनमें अंतर नहीं मानती है और उसको का पेमेंट करना पड़ता है। लास्ट में कि ऐसे अनुबंध, गारंटी के अनुबंध लिखित में भी हो सकते हैं, मौखिक भी हो सकते हैं, एवं अनुबंध की सारी विशेषताएं इन अनुबंधों में होती है। जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होती है वो सारी विशेषताएं इसमें पाई जाती है। तो स्टूडेंट से कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी आपको अच्छी तरह देख लेना चाहिए। वैसे भी व्यवहारिक जीवन में बहुत काम आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होते हैं, इनका प्रभाव क्या होता है और किस तरह से गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट फंक्शन करते हैं। थैंक यू।